नमस्कार साथियों। हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी नौकरी पेशा है और इसमें भी ऐसे लोग अधिक हैं जिनकी की इनकम इतनी नहीं हो पाती कि वे अपनी नौकरी और फाइनेंस से रिलेटेड परिस्थितियों से खुश रहें, संतुष्ट रहें। घर और बाजार के खर्चे इन्फ्लेशन के कारण बढ़ते जा रहे हैं। आज जनता के सामने प्रश्न उठता है कि वे अपनी सेविंग कहाँ करें जिससे कि उन्हें अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके और वे फाइनेंशियल फ्रीडम के पथ पे आगे बढ़ सके। बाजार में सबसे सेफ माने जाने वाले एफडी, आरडी, जो कि आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से 7 से 8% का ही रिटर्न दे पाते हैं। इन्फ्लेशन भी लगभग 6 से 7% होने के कारण आपके पैसे की वैल्यू बढ़ाने की बजाय घटाती रहती है। इन्फ्लेशन को एक और उदाहरण से अधिक समझा जा सकता है। आम जनता में हम क्या करते हैं, देसी घी खरीदते हैं, आपको याद होगा। तो आज से 20 वर्ष पूर्व बाजार में देसी घी की कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलो थी। आज उसी देशी घी की कीमत आपको मार्केट में जाएंगे तो 500 से 600 रुपये किलो तक तो सामान्य है। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक घी और ऐसे ही किसी अन्य किस्म का घी खरीदना चाहते हैं तो वो 2000 रुपये किलो तक भी जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ी है। पहले के ज़माने में जब आप 50 रुपये लेकर के जाते थे तो आप एक थैला भर के अपना सब्जी का ले आते थे, मगर अब 50 रुपये किलो तो केवल आलू है। तो मतलब 50 रुपये में खाली 1 किलो आलू आएगा। तो दोस्तों, देख लीजिए कि इन्फ्लेशन किस तरह से असर डाल रही है। रुपए की कीमत दिनों दिन घटती जा रही है। तो अब आप महंगाई या इन्फ्लेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कमाई, इनकम या पगार, जो भी आपको मंथली सैलरी मिलती है उसकी, तो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लाखों विद्यार्थियों में से 60 से 80% छात्र तो बीकॉम, बीए, एमकॉम, एमए वाले होते हैं, जो कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं। इन छात्रों को या तो समय पर नौकरी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उसकी शुरुआत होती है 10 या 15 हज़ार रुपए की मामूली इनकम से। ये सैलरी वह कई सालों तक कमाता है, क्योंकि एकदम से किसी को ग्रोथ नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की इनकम में एकदम से कोई इजाफा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से कही बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइए। तो अब आपको पता चल चुका है कि आम इंसान की इनकम कितनी है और महंगाई कितनी। अब वह इसमें से सभी खर्चे निकालकर 1 या 2 हज़ार रुपये बचत महीने की कर भी ले, और अगर उसे अपने बैंक अकाउंट में, जिस पर कि 2.5 से 3% का ब्याज सालाना मिलता है, या बैंक पोस्ट ऑफिस में सेफर सेफेस्ट एफडी में रखे, तो भी वह ज़्यादा नहीं बचा पाएगा। अब परिवार में क्या क्रम चलता है? पहले एक पिता नौकरी करता है, कमाता है, अपने परिवार का काम चलाता है। उसके बाद पुत्र वही काम करता है। पुत्र क्या करता है? वही नौकरी करेगा। उसका बेटा देखेगा कि मेरे बाप ने भी वही नौकरी करी, और उसके बाद उसे भी वही करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाई है। आपने ऐसा कोई तरीका अपने बेटे को नहीं सिखाया है कि मैं तो देख बेटा इस तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गया और तुम सब के लिए रास्ते खुल गया। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इसी की बात आगे अपन करेंगे। अब हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्या यह क्रम कभी टूट नहीं सकता है? पिता से पुत्र और उसके पुत्र को गरीबी एक जो प्रदान करते हैं उसका। क्या आप और हम जैसे लोग केवल नौकरी करने के लिए बने हैं और हमें बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं है? तो दोस्तों, अब अमीरों के कुछ सीक्रेट है जो मैं आपको इसमें और आने वाले वीडियो की सीरीज में बताने वाला हूँ, जिससे आप भी गरीबी का एक ट्रैप तोड़कर फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मुझे साथ चाहिए आपका, बड़े सपने देखने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए, और फिर हमारी ही तरह और भी साथियों को गरीबी के ट्रैप से बाहर निकालने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? यस लिखकर कमेंट में बताइए। साथियों, किसी भी ट्रैप को तोड़ने के लिए आपको कोई बड़ा स्टेप एक साथ नहीं लेना होता, बल्कि छोटे छोटे स्टेप लेकर एक बड़ी पिक्चर का निर्माण करना होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का पहला स्टेप होता है बजटिंग। बजटिंग से आप जान सकते हैं कि आप कौन सा खर्च कहाँ पर हो रहा है और आप बचत के लिए कहाँ पैसा निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपने अपनी बचत के लिए सैलरी का 20% पैसा बचाना सीख लिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बजटिंग केवल एक बार करने वाली चीज नहीं है, यह तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आप हर चीज के लिए बजटिंग करते हैं। सुबह उठते हैं तो आपकी जेब में कितना पैसा है और दोपहर में या दिन भर तक कितना खर्च होगा, ये आपको बजट रखना ही पड़ता है। तभी आप अगले दिन का काम चला सकते हैं। बजटिंग केवल एक आम इंसान ही नहीं करता है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अदानी, रिलायंस, टाटा और यहाँ तक कि हमारी केंद्र और राज्य सरकारें भी करती हैं। बजट बनाने के बाद ही उनके आगे के खर्चे डिसाइड होते हैं। बजटिंग से आप आवश्यक खर्चों की पहचान तो कर ही सकते हैं, वही अपने फालतू खर्चों को हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप है अपने खर्चों और इनकम की बजटिंग करना, और कम से कम 15 से 20% की बचत
करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये और आपकी उम्र 25 से 30 साल है, तो आपकी बचत की राशि 6,000 से 3,000 रुपये तक तो होनी चाहिए हर महीने। दोस्तों, अब आपने बजटिंग करके जब 15 से 20% की राशि अपनी शुरुआत कर ली है, तो आपको सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड या अपॉर्चुनिटी फंड जिसे कहते हैं, उसका निर्माण करना है। ये फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपकी नौकरी नहीं रहने या फिर परिवार पे कोई विपत्ति आने पे आपकी रक्षा करता है। दोस्तों, कोई भी मुसीबत कभी भी जीवन में कह करके नहीं आती कि मैं आ रही हूँ और आप विपरीत समय के लिए तैयार रहिए। तो आपको ऐसे समय के लिए तैयार रहने के लिए फाइनेंशियली भी मजबूत रहना पड़ेगा। इसीलिए आप इमरजेंसी फंड का एक निर्माण करते हैं। हम इसे इमरजेंसी फंड ना कहकर अपॉर्चुनिटी फंड कहते हैं, क्योंकि कई बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बाजार में मिल सकती है, या तो किसी कोरोना जैसी महामारी के कारण भाव गिरे हुए हैं, या फिर किसी कोई जमीन या सौदा आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है और उसके बाद में अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद है। तो आपके पास अगर वो अपॉर्चुनिटी फंड होगा तो आप उससे फायदा उठा सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में ये फंड आपके 6 से 12 माह के खर्चों को सहने लायक होना चाहिए। मान लीजिए कि एक रमेश नाम का युवक है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है। उसका नहीं टाले जाने वाला खतरा हर महीने 20,000 रुपये कम से कम खर्चा होता ही है। ऐसा खर्चा है जो उसे करना ही करना है। सब्जियां लानी है, किराया देना है, दूध वाले को देना है, मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, नेटफ्लिक्स आदि के सब्सक्रिप्शन करने हैं, तो ये सब तो खर्चे लगे ही रहते हैं। तो रमेश का आइडियल इमरजेंसी फंड कम से कम 20,000 जो है उसका 6 गुना, यानी कि 6 माह का, यानी कि 1,20,000 रुपये से लेकर के और सालाना यानी कि 2,40,000 रुपये तक होना चाहिए। अब बात आती है कि इस इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें। भाई, हमने बता तो दिया, मगर आप सेविंग अकाउंट पे रखेंगे तो खर्च हो जाएगा। आपके मन में आएगा इतने पैसे रखें यार, कुछ कर लेते हैं, और वो खर्च हो जाता है। तो इमरजेंसी फंड को आपको ऐसी जगह कर रखना चाहिए जैसे कि आमतौर पर एफडी या लिक्विड फंड में रखा जाता है। अब आप कहेंगे कि इस पर तो कोई खास ब्याज नहीं मिलेगा, तो आपको यह जानना होगा कि इमरजेंसी फंड आपको ब्याज कमाने या किसी तरह का रिटर्न देने के लिए नहीं बना। ये तो केवल आपको इमरजेंसी या अपॉर्चुनिटी की स्थिति में बचाने के लिए बना है। और फिर भी आप अगर एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड में 7 से 8% तक रिटर्न पा सकते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। एक बार अगर आपने इमरजेंसी फंड का निर्माण कर लिया तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं, जो कि है इक्विटी में निवेश करना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप यस कह करके कमेंट में बताते जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो साथियों, गरीबी के ट्रैप को तोड़ने और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप है इक्विटी में निवेश करना, जो कि आपका लॉन्ग टर्म का साथी बनेगा। याद रखिए, जब भी हम इक्विटी में निवेश की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कम से कम 5 और उससे ज़्यादा सालों में निवेश करने से होता है। इससे कम समय में निवेश करने पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि छोटे समय में आप अपने निवेश पर नेगेटिव रिटर्न देखें और रेड कलर देखकर आप घबरा जाएं और फिर आप बोलेंगे गौरव भाई ने तो हमें फंसा दिया। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि आपके निवेश की अवधि जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा होगा, आपके रिटर्न उतने ही अच्छे होंगे। इक्विटी में निवेश करने का आमतौर पर एक फार्मूला होता है जिसे फॉलो करना बहुत आवश्यक है। ये फार्मूला है, इक्विटी में निवेश करने का आसान सा फार्मूला है 100 माइनस आपकी उम्र। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 30 वर्ष है, तो इस हिसाब से 100 माइनस 30, तो आपका 70% हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए। इस रूल को फॉलो करने से आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। दोस्तों, वीडियो की लंबाई बढ़ती जा रही है और आपको यह विषय भी बोरिंग नहीं लगे, इसलिए अपने अगले स्टेप यानी कि कहाँ और कैसे निवेश करना है, यह आपको, और आपके कब और कैसे रिटर्न कमाने हैं, बाहर कैसे निकलना है जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वह समय नहीं देखना पड़े जो हमने देखा है, इन सभी विषयों पर आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टिंग लिखकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आप अपने फाइनेंस, इक्विटी मार्केट से रिलेटेड सवाल हमसे हमारे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका की उत्तर हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देने का प्रयास करेंगे। इक्विटी मार्केट से रिटर्न कमाने और फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन को दबा कर रखें, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।